नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कराची अधिवेशन के बारे में, जो कि कराची अधिवेशन कब हुआ था 1931 में। और कराची अधिवेशन इसलिए भी ज़रूरी है समझना क्योंकि कराची अधिवेशन से ठीक पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और कराची अधिवेशन के दौरान जब महात्मा गांधी कराची पहुंचे तो रास्ते में उसका युवाओं ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए। ऐसा क्यों हुआ, इन सब चीज़ों को आइए अब हम समझते हैं। तो देखिए, जो कराची अधिवेशन है ना, ये हुआ था 29 मार्च 1931 ईस्वी को। और कराची अधिवेशन से ठीक पहले 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता, या फिर जिसको हम दिल्ली समझौता कहते हैं, दिल्ली समझौता हुआ था। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अध्यक्षता किया था सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इस अधिवेशन की अगर खास बात की बात करें कि ये अधिवेशन क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अधिवेशन के दौरान जब महात्मा गांधी कराची जा रहे थे तो रास्ते में हजारों लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, जगह जगह पर काले झंडे दिखाए गए। इसके पीछे का क्या कारण है, तो देखिए 5 मार्च 1931 को अगर आपको याद हो तो हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इस गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने एक शर्त रखा था इरविन के सामने कि जो राजनीतिक कैदी है उसको फांसी नहीं दिया जाए, खास करके जो भगत सिंह है, जो राजगुरु है और सुखदेव है, इन सभी को फांसी देने की वजह इनको आजीवन कारावास की सजा दे दिया जाए। इनकी फांसी की सजा को माफ करके इनको आजीवन कारावास की सजा दे दिया जाए। पर इरविन नहीं माने, और इरविन के नहीं मानने के बाद गांधी जी ने क्या किया कि समझौता स्वीकार कर लिया, यानी कि गांधी इरविन के बीच समझौता हो गया। पर इरविन इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भगत सिंह और उनके साथी को फांसी नहीं दिया जाएगा। और इसी दौरान क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया। फांसी दे दिया गया। तो एक तो कहानी ये था कि गांधी जी प्रयास किया इन सबको बचाने के लिए, पर नहीं माने, तो उसके बावजूद भी इरविन के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो जो गांधी इरविन समझौता है, गांधी इरविन समझौता के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात के लिए सहमत हो गए कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होने वाला था 1931 के अंत में, उसमें भाग लेंगे। पर कांग्रेस के जो युवा नेता थे, खास करके सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी जी से नाराज थे, गांधी की नीति से नाराज थे, क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर इरविन ने पूर्ण स्वराज को तो नहीं माना, साथ में साथ कम से कम जो पहले डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुआ। इस वजह से लोग नाराज थे। तो अगर हम ये देखें कि ये जो खास बात क्या है कि इसमें क्या किया गया कि गांधी जी को काले झंडे जगह जगह पर, गांधी को युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सामना करना पड़ा।
क्योंकि उस समय जितने भी युवा थे उन सब के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब हीरो थे। और गांधी जी ने जब उनके सजा को माफ कराने पर सहमत नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने जो स्वीकार कर लिया समझौता को, तो इसके बाद युवा लोग गांधी जी से नाराज थे और गांधी का उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन का आयोजन क्यों किया गया था? तो कराची अधिवेशन का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि जो गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ है, इस समझौता को पुष्टि किया जाए, इस समझौता पर सहमति बनाया जाए। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर हम और देखें तो इसमें सबसे पहले तो ये किया गया कि गांधी इरविन, अगर हम उद्देश्य देखें कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो गांधी इरविन समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंजूरी देना, यानी कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, इस समझौता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंजूरी दिया जाना। और एक और चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू ने 2 प्रस्ताव लाया था। एक तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, और दूसरा जो प्रस्ताव था वो ये था कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव, ये 2 प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि जब भारत को स्वशासन प्राप्त होगा, जब भारत में स्वराज आ जाएगा, पूर्ण स्वराज आ जाएगा, तो हमारे देश में किस तरह से लोगों को मूल अधिकार दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स दिया जाएगा। और दूसरा किस चीज के लिए? तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम क्या होगा। हम आगे समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के किस तरह की बातें की गई थी इस कार्यक्रम के दौरान, और आर्थिक विकास को लेकर के किन चीजों की बात किया गया था। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो ये पहला अवसर था, ये इस आंदोलन में ये पहली बार हुआ था जब पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था कि पूर्ण स्वराज क्या होगा, पूर्ण स्वराज में लोगों के पास किस तरह का अधिकार होगा और सरकार किस तरीके से चलाया जाएगा। तो ये जो कराची अधिवेशन है 1931 वाला, ये कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 को। और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया पहली बार। तो पूर्ण स्वराज की बात लंबे समय से चलते आ रहा था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसमें पूर्ण स्वराज की जो मांगे हैं उन पे प्रस्ताव भी पास हुआ था, पर पूर्ण स्वराज है क्या, इन चीजों को अब तक कोई परिभाषा नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 प्रस्ताव लाया गया था, एक तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, और एक जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, ये क्या था और इसमें किन तरह की बातों को किया गया था। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें कि मौलिक अधिकार के विषय में क्या कहा गया, तो पहला चीज इसमें कहा गया कि सभी के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य
शिक्षा, यानी कि जब भारत में पूर्ण स्वराज लागू हो जाएगा, जब भारत की राजनीति में भारतीय लोगों की पूर्ण रूप से सहभागी होगा, भारतीय लोगों के हाथों में सत्ता आ जाएगा, तो भारत के सभी व्यक्ति को पूर्ण जो शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा, अगर धर्म के लेकर के बात करें तो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब कि किसी भी धर्मों को मानने वाले लोगों को के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को यह आजादी होगा कि अपने धर्म को माने, अपने धर्म के आधार पर आचरण करें, अपने धर्म की पूजा पद्धति को अपनाएं, प्रचार प्रसार करें। किसी तरह से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। दूसरा चीज कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और जब देश आजाद हुआ तो हमारे जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको भी रखा गया है और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके बाद अगर हम ये देखें तो कानून के मामले में ये कहा गया कि कानून सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी लिंग को मानने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, चाहे उसका आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, कानून की समानता सभी व्यक्ति को बराबर मिलेगा। कानून सभी व्यक्ति को संरक्षण देगा। और इनमें कई सारे ऐसे बात किया गया था फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए। एक और बात किया गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि अपना बात रखने की आजादी। सरकार अगर जनता के साथ सही नहीं कर रहा है या सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना है तो ये आजादी लोगों को होगा, लोग सरकार के विरुद्ध में अपनी बात रख सकते हैं। इन तरह की आजादी की बात किया गया था। उसके साथ साथ सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की जो बात की जाती है, ये स्वतंत्रता। इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समूह के लोगों को अपने संस्कृति, अपने भाषा को संरक्षण करने की स्वतंत्रता। तो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रस्ताव पास किया गया था कराची अधिवेशन में, ये बहुत व्यापक प्रस्ताव था और इनमें कई सारे ऐसे अधिकार की बात किया गया था जो कि आम लोगों को मिलना चाहिए, भारतीय लोगों को मिलना चाहिए जब देश में पूर्ण स्वराज स्थापित होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि चूंकि कराची अधिवेशन में एक और चीज पारित हुआ था, वो था राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन तरह की चीजों के बारे में कहा गया था? राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम का मतलब कि जब पूर्ण स्वराज लागू हो जाएगा, जब इस देश का नेतृत्व भारतीय लोगों के हाथों में होगा, तो उस समय हमारी आर्थिक नियोजन किस तरह से होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था किस तरह से होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो कांग्रेस का ये कराची अधिवेशन है, इसमें फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई बात तो की ही गई थी, साथ में एक और मुद्दे पर चर्चा हुआ था, वो ये कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र का ये भी दायित्व होगा, सरकार का ये भी दायित्व होगा कि जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी कार्य करे। राज्य ऐसे नीति बनाए ताकि हमारे समाज के जो दबे कुचले समूह के लोग हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, जो वर्षों से उपेक्षित लोग हैं, उनके भी स्थिति में सुधार किया जाए। यानी कि जो हमारी डीपीएसपी की जो बात करते हैं, डीपीएसपी की जो बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो बात करते हैं, इनकी भी बात किया गया था। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो राजनीतिक
लोकतंत्र का बात करता है, पर डीपीएसपी आर्थिक एवं जो सामाजिक लोकतंत्र है इसका भी बात करता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र भी देश के अंदर स्थापित हो, इसके लिए डीपीएसपी पर भी बात हुआ था। अब हम ये समझते हैं कि जो कराची अधिवेशन है, कराची अधिवेशन के दौरान जो आर्थिक एवं जो ये राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, इसमें क्या बात किया गया था। इनमें सबसे पहला चीज तो ये कहा गया था कि जो कृषक है, जो किसान है, चूंकि ब्रिटिश शासन के द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों से कृषि कर वसूला जाता था, इससे किसान की स्थिति हमेशा से खराब रहता था। तो इनमें कर माफी करने की बात की गई थी, कृषि कर कम की जाएगी। इसके साथ साथ जो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए वेतन एवं काम के घंटे निर्धारित किया जाएगा, काम के घंटे निर्धारित किया जाएगा। जो मजदूर समूह के लोग हैं उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा, और जो वेतन है या जो उनकी काम के घंटे हैं, इसके साथ साथ जो मजदूर लोग जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उनकी काम करने की दशा में सुधार किया जाएगा। जो महिलाएं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको समय समय पे छुट्टी दिया जाएगा, या जब वो प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो उस दौरान उसको छुट्टी दिया जाएगा। इन तरह की बातें किया गया था। इसके साथ साथ जो व्यापारी समूह के लोग हैं, व्यापारी समूह के लोगों के लिए भी इनमें चर्चा किया गया था, ताकि उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत एक बाजार बनकर रह गया था ब्रिटेन का। इससे भारत के अंदर किसी भी तरह का न तो उद्योगों का विकास हुआ, और उद्योग के विकास नहीं होने की वजह से भारत ब्रिटेन से सामान को मंगाता था और अपने देश के अंदर कोई भी चीज का उत्पादन नहीं होता था। तो ये निर्णय लिया गया कि जैसे ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होगी, जो व्यापारी एवं उद्योगपति है उनके हित में कानून बनाया जाएगा, और उनके जो समर्थन में बहुत सारे ऐसे कानून बनाया जाएगा ताकि उनका उत्थान हो सके, विकास हो सके। तो ये कुछ बातें कराची अधिवेशन का था, और कराची अधिवेशन खास इसलिए भी है क्योंकि भले ही गांधी जी भगत सिंह और उनके साथी को बचाने में सफल नहीं रहा, पर जैसे ही कराची अधिवेशन शुरू हुआ, इस अधिवेशन के दौरान सबसे पहले भगत सिंह और उनके साथियों को श्रद्धांजलि दिया गया। और चूंकि जो गांधी जी का मानना था कि हिंसा के रास्ते पर चल करके देश को आजादी दिलाना सही नहीं है, तो अगर गांधी जी ज्यादा प्रयास करता तो ब्रिटिश सरकार ये मानता कि गांधी भी क्या कर रहे हैं कि हिंसा के समर्थक है, क्योंकि कहीं न कहीं भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा हिंसक कार्रवाई किया गया था। इस वजह से एक बात को दोहराया गया फिर से कि किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहते हुए हम फिर से अपने इस देश की आज़ादी के लिए प्रयास करेंगे, काम करेंगे। इन चीज़ों को दोहराया गया था इस अधिवेशन के दौरान।